लास्ट क्लास में रिकॉर्ड हो नहीं पाया, एक लेक्चर एक ही हुआ था, है ना। सर मेमोराइज करनी पड़ेगी तो ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आप लोग टाइम लीजिए, क्लास डेली नहीं होता ना, क्लास 2 दिन में एक दिन क्लास होता है, सो यू कैन टेक टाइम। और जो यूनिट बड़ी होती है, लेंदी होती है, इसमें हम लोग टाइम ज़्यादा देते हैं। ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ टाइम दिया जाता है पूरा। सर यूनिट 8 अच्छा से होगा। हाँ, सभी यूनिट अच्छे से हो रहे हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बाकी यूनिट में, किसी चैप्टर में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कभी। गुड इवनिंग संजीव, गुड इवनिंग टू ऑल जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोग क्लास में डिनर करके बैठते हैं या बाद में करते हैं, क्लास के बाद? आफ्टर क्लास? अच्छा, ओके सर, ठीक। क्लास के बाद रात में खाते ही नहीं? रात में खाते ही नहीं मतलब इवनिंग में तो खाते होगे ना? एक बार खाते हो दिन में? क्लास के बाद ही सब खाते हैं साथ साथ में? जी हाँ, ये अच्छा है। हाँ, एक पंथ दो काज, पढ़ाई भी होती रहेगी, खाते भी रहेंगे। 2 बार ही खाते हैं राघवेंद्र। अच्छा है, कम ही खाना चाहिए। हम तो सर 4 बजे खाते हैं, रमजान चल रहा है, हाँ। ठीक है, जिस जो भी टाइम है उसके हिसाब से आप लोग खाइए। मैं ऐसे ही पूछा, मुझे लगा कि एक्चुअली होता क्या है कि खाने के बाद क्लास करने में ना नींद आती है। मतलब एज ए स्टूडेंट मैं भी जब क्लास में ज्वाइन करता हूँ, कोई वर्कशॉप होता है या कुछ भी होता है, तो खा के बैठो तो फिर जैसे अगर बोलना ना हो तो फिर नींद आता है। अभी मुझे तो बोलना पड़ता है तो नींद नहीं आएगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट फिर मुझे भी नींद आने लगता है जब कोई वर्कशॉप होती है, कुछ होता है। हमारे यहाँ तो अभी बना ही नहीं। हाँ, वैसे अभी टाइम हुआ नहीं, मतलब मैं तो जल्दी खा लेता हूँ, बट इन जनरली लोग लेट ही खाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और गर्मी पड़ने लगा यहाँ तो। आप लोगों के एरिया में गर्मी शुरू हो गया कि अभी भी मौसम ठीक है? सर यूनिट की क्लास के बाद भी पीवाईक्यू बनते क्यों नहीं? मतलब? 39 डिग्री सेंटीग्रेड MP? राघवेंद्र, किसी क्वेश्चन है ममता सर यूनिट की क्लास के बाद भी पीवाईक्यू बनते क्यों नहीं है? बिल्कुल बनना चाहिए। जो पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करते हैं वो सब नोट्स में है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नोट्स तो बिल्कुल सॉल्व। हाँ, एक दो क्वेश्चन जरूर जो थोड़े से अलग रहते हैं या लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है तो उसके लिए हम बताएंगे आपको, अदरवाइज तो ज़्यादातर MCQ या जो पीवाईक्यू होते हैं वो कुछ अलग नहीं होते हैं, 90-95% तो सिलेबस से ही रहता है। तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। है ना, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो, और तो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है। हमारे यहाँ तो लू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पर? सिद्ध, राजस्थान, निवारी। पर डे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ रहा है? अच्छा, बहुत गर्मी है यहाँ, 2 दिन पहले बारिश हुई, आज इतना गर्मी हो रहा है। चलो, एसी काम नहीं कर रहा है कोलकाता में, इतनी गर्मी है। वेस्ट बंगाल में तो होगी, उस तरफ तो रहता है। चलिए, जयपुर, जयपुर में तो गर्मी होगी होगी। हाँ, मैं कभी गया नहीं, पता थी मुझे, लेकिन बोलते हैं लोग राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है, कोटा में था। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि गर्मी है कि सर्दी है। बारिश हो रहा है। उड़ीसा वर्सेस 40 डिग्री। सुशांता, उड़ीसा से? कहाँ से उड़ीसा से सर? ये बुक और आपकी मटेरियल में ये कितने परसेंट सिलेबस आता है? सर ये बुक और आपके मटेरियल में ये कितना परसेंट सिलेबस आता है? मतलब?
सिलेबस पूरा आएगा, जैसे कि जो पूरा सिलेबस हमारा है, ठीक है। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए सब, कुछ बुक्स का भी कंटेंट उसमें, बाकी जो ईपीजीपी वेबसाइट होती है उसके कंटेंट भी उसमें है। इसके अलावा आपका इग्नू का नोट्स का भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई। तो मैंने तो सही तरीके से बना करके दिया आप लोगों को, ताकि कुछ छूटे ना। मतलब सिलेबस में जो है वो नहीं छूटना चाहिए, बाकी कुछ नया आ जाता है तो वो तो पता नहीं रहता ना, किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं वो लोग फिर। तो एटलीस्ट आपका जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है दैट इज कवर इन नोट्स। सर गर्मी क्यों है सर? ड्यू टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो गर्मी एक तो मौसम में एक अलग अलग होता है, ठीक, गर्मी तो होगी होगी, लेकिन कभी कभी ज्यादा गर्मी होती है तो वो ठीक है, आपकी बात सही है, ड्यू टू दी अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अनडेवलपमेंट नहीं होता है वो, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। गर्मी होनी चाहिए, गर्मी भी जरूरी है, लेकिन इतना भी ना हो कि सहा ना जाए फिर। चलो देखते हैं हम लोग, मतलब एग्जाम में। बोलंगीर, अच्छा। बोलंगीर में तो मेरा एक सीनियर पीएचडी वहाँ पर फील्ड वर्क कर रहा है। चलिए, क्वेश्चन को पढ़िए। ये दिसंबर 2023 क्वेश्चन जो पेपर था उसी में से मैंने ये कुछ यूनिट 8 के क्वेश्चन को यहाँ से निकाल लिया है, और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है। गर्मी गर्मी, ठंडी, कभी गर्मी सब बिहार में। हाँ, बिहार में ऐसे ही मौसम है। कितना लोग ज्वाइन किया है? 20। एग्जाम के टाइम पे तो और ज्यादा गर्मी होगी। हाँ गर्मी तो होगी, लेकिन अंदर जहाँ पे एग्जाम देंगे वहाँ एसी रहता है ना। तो एसी आप आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टम के लिए। जो कंप्यूटर रखे रहते हैं वो सही चलनी चाहिए। 2 घंटा गर्मी में बैठे रहो वो चलेगा। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान के बारे में बोल रहे हैं कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द स्टेट्स है विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। उनकी जो भी सरकार की जो भी बोल सकते हैं आर्थिक क्षमता होती है उसके लिमिट में देखते हुए मेक इफेक्टिव प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजन बनाना फॉर द सिक्योरिंग द राइट ऑफ वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज। मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सरकार को जो है अपनी कैपेसिटी के अंदर ऐसे प्रोविजंस बनानी चाहिए लोगों के लिए जो कि अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं, बूढ़े लोग हैं, कमजोर हैं, सिख हैं, या इसी कैटेगरी में जो भी अनडिजर्व कैटेगरी होती है उसको शिक्षा प्रोवाइड कराना, राइट टू वर्क इंश्योर करना, और पब्लिक असिस्टेंस इंश्योर करना। तो ये कौन से आर्टिकल में निहित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से दैट स्टेट, मतलब गवर्नमेंट जो है, दैट सेल विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी, उसकी जो भी आर्थिक कैपेसिटी होती है उसमें ये सभी सभी जो सोशल असिस्टेंस या पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराना होता है शिक्षा के क्षेत्र में, राइट टू वर्क, रोजगार देना उन सभी लोगों को जो कि बेरोजगार हैं, बूढ़े हैं, सिख हैं, या किसी भी रूप से कमजोर है। तो आपका कौन सा आर्टिकल होगा? ऑप्शन नंबर सी, 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ये किस में आता है आपका आर्टिकल 41? पार्ट 4 में, और डीपी एसपी में। वहीं पर गाइडलाइंस दी जाती है ना जहां पर बोला जाता है कि संविधान के द्वारा कि दैट स्टेट सेल प्रोवाइड इस पे करी से, मतलब ये जो डीपीएसपी होती है काइंड ऑफ गाइडलाइंस होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो सरकार को फॉलो करने होते हैं। ओके। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट? एनीबडी? ये आपका पार्ट 4 है, डीपीएसपी का पार्ट है आपका आर्टिकल 41। डीपी का इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
डीपीएसपी आर द गाइडलाइंस ओनली, ओके बिल्कुल। तो डीपीएसपी इज नॉट इनफोर्सेबल, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि कंपलसरी नहीं होता है, जैसे आपके फंडामेंटल राइट होते हैं ना। एक मिनट। अगर फंडामेंटल राइट जो है, अगर लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, अगर वायलेशन होता है, तो जो है लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, या किसी भी रूप से पहले जो है डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी वायलेशन वर्क कैन बी कोर्ट, हाँ। तो ये आपके जो है नॉन जस्टिसेबल, हाँ बिल्कुल, आपका जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल होता है। ये केवल गाइडलाइंस है, ये सरकार को कोई बाउंडेशन नहीं है कि उनको करना ही, बट ये संविधान, इसके संविधान की तरफ से गाइडलाइंस दी जाती है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। इसलिए हमेशा आप देखना, जहाँ भी डीपीएसपी का आर्टिकल होंगे वहाँ पर इस प्रकार से लिखा होगा द स्टेट शैल प्रोवाइड और स्टेट शुड, इस भाषा में लिखा होता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। फंडामेंटल काइंड भी वायलेटेड, हाँ बिल्कुल। अगर वायलेट होते हैं तो पर्सन कैन जो है वो जो मतलब बोल सकते हैं कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है अपने फंडामेंटल अधिकार के लिए, जो फंडामेंटल राइट होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका आर्टिकल। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 41, ऑप्शन नंबर 3। राइट टू वर्क का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क का मतलब हुआ कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करके देना सभी सिटीजन्स के लिए, या उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, ओके, ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ हो पाए, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना, ठीक है, ट्रेनिंग के माध्यम से, या प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे को। तो उसको हम बोलते हैं सिक्योर द राइट टू वर्क। राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी सिटीजन है, सभी सिटीजन को शिक्षा प्रोवाइड करना, ताकि वो एक्सेस एजुकेशन को एक्सेस कर पाए, ठीक है। बहुत सारी कई प्रकार से फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है ना, या बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये क्या होता है? इनका फोकस यही होता है किस प्रकार से हम जो राइट टू एजुकेशन उसको इंश्योर कर पाए। दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 41। इसी प्रकार से पब्लिक असिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे जो लोग भी सिक हैं, ओल्ड हैं, बूढ़े लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो उन सभी कैटेगरी में किस प्रकार से हम रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो भी जैसे कि आपने देखा होगा पेंशन स्कीम्स है, या सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, या रोजगार भत्ता होता है, या बूढ़े लोगों के लिए पेंशन होती है, तो ये सभी सभी एजेंसी और की जाती है। दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 41 कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था। स्टेट्स है विद इन द इट्स लिमिट दे शुड प्रोवाइड make effective provisions to securing the right to work, right to education, public assistance। समझ में आ गया? और आपका आर्टिकल 14 क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है? कानून की नजर में सब बराबर है। अगर दो लोग जो है एक ही प्रकार का क्राइम करते हैं, तो उनको एज पर द लॉ जो जजमेंट दिया जाएगा, एज पर द लॉ बराबर दिया जाएगा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और वाट एवर यू कैन से। तो कानून की नजर में सब बराबर। आर्टिकल 39 क्या है? बताइए। हाँ बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिस इंश्योर करना। सोशल एंड सॉरी इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना, प्रमोट करना। दैट मीन्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन। ओके, इसके अलावा जो है हेल्थ एंड जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनको बचाना, प्रोटेक्ट करना, राइट टू वर्क, ये सभी आपके आते हैं आर्टिकल 39 के अंदर। आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 41 हो गया, 42 क्या है?
इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आर्टिकल 42 बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है टू द स्टेट सरकारों को दैट दे शुड मेक अ प्रोविजन, इस प्रकार के प्रोविजन बनाना फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशंस ऑफ बर्थ एंड मेटर्निटी रिलीफ। बिल्कुल, ये आपका मेटर्निटी रिलीफ को लेकर के आर्टिकल 42 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 42 के रिगार्डिंग। इसका मतलब ये है कि जो प्रोविजन है इस आर्टिकल की, ये बताते हैं कि किस प्रकार से हम बेहतर एक फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस इंश्योर कर सकते हैं सभी वर्कर्स के लिए, या मेटर्निटी रिलीफ प्रोवाइड करा सकते हैं स्पेशली फॉर द वीमेन इन द एम्प्लॉयमेंट। दैट इज टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 42। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्वेश्चन? सभी आर्टिकल, इसमें किसी में डाउट तो नहीं कोई आर्टिकल में? चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, देखो वैसे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टेट सेल प्रोवाइड, तो ऑफकोर्स ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है, थोड़ा समझने का तरीका होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आर्टिकल बहुत सारे रहते हैं, तो आपको ये पता होता है कि डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ऐसे पढ़ करके आप आंसर लगा सकते हैं, इनकेस आपको नहीं पता डिटेल में सभी आर्टिकल के बारे में, स्टिल यू कैन एलिमिनेट सम ऑप्शन, लाइक ये तो हटा ही सकते हैं आप, है ना, ऐसे करके। और आप आर्टिकल 42 है मैटरनिटी लीव के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी हो भूलना मत, एग्जाम में आता है। ठीक है। और आर्टिकल 39 इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसे करके कुछ जो पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट उनको याद कर लेना, पूरा नहीं याद करना होता है कि व्हाट आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट स्टेट शैल प्रोवाइड समथिंग, ऐसे ऐसा पूरा याद नहीं करना होता है। जो की पॉइंट होते हैं उनको आपको साथ में लिख करके याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग आर इंश्योर अंडर द राइट ऑफ लाइफ गारंटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीवन के अधिकार की गारंटी, राइट टू लाइफ, निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित किया गया है? इन सभी में से क्या चीजें इंश्योर की गई हैं अंडर दिस राइट टू लाइफ? सभी के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, किसी का सी है, किसी का फर्स्ट है, किसी का एक है। तो ए का मतलब एक ABC होना चाहिए, राइट टू होलसम इन्वायरमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डाई, राइट टू प्राइवेसी। देखो अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा, देखो हम लोग जब पढ़ते हैं तो इतना आपको पता है कि राइट टू डाई ऐसा कुछ प्रोविजंस तो नहीं है राइट टू लाइफ के अंदर, मतलब अभी तक तो नहीं, फिलहाल इस पर डिस्कशन हो रहा है दुनिया भर में राइट टू डाई का, और आगे हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको क्या है राइट टू डाई। लेकिन ये कोई चर्चा में नहीं, ना ही हमारे संविधान में ऐसा कुछ अभी है कोई प्रोविजन है, तो ये तो डी होगा नहीं। तो डी अगर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ गया। अब देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी क्या आपका है इसमें राइट टू लाइफ? ये तो फंडामेंटल राइट था पहले, बाद में हटा दिया गया था, फिर उसको लीगल राइट बनाया गया था अंडर आर्टिकल 300A। तो बी भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन भी गया है ये। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, ACE और BCE, मतलब CE कॉमन है, इसको आपको देखना नहीं, आपको देखना है ए और बी में कौन हो सकता है। ए वाला ऑप्शन क्या है? राइट टू, नहीं नहीं ये, हाँ बी, ये वाले भी ऑप्शन बी था ना, ये भी गया, हाँ तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, सेकंड वाला। सेकंड में क्या है? ACE, ए मतलब पहला, ये वन सेकंड, राइट टू ऑल्सो एनवायरमेंट एंड राइट टू लाइफ इन ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू प्राइवेसी।
एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं तीनों को। देखो पहला जो ऑप्शन लिखा है इसमें, राइट टू होलसम एनवायरमेंट, इसका मतलब क्या होता है एनीबॉडी? हाँ, हेल्दी रहे, बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको जो है इंटरप्रेट किया गया था कि जो राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, इसके अंदर राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब उसके द्वारा इंटरप्रेट किया गया कि आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ की बात करता है, उसमें आपका राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी आएगा। कैसे आएगा? एक केस था। देखो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि लोगों को, इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को जो है अच्छी हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करना, इंश्योर करना, पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इंश्योर करना। पॉल्यूशन फ्री का मतलब होता है कि जैसे बोल सकते हैं राइट टू क्लीन एयर, साफ सुथरी हवा मिले, साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए, और आसपास की सराउंडिंग अच्छी हो। ये आपका राइट टू इसमें आ जाएगा, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। ओके। तो इसमें एक केस था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, गंगा पॉल्यूशन केस। ओके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गंगा नदी को बचाने के लिए, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, नदी के आसपास जितने भी इंडस्ट्री लगी हुई थी या लगी है, ओके, तो उससे भी निकलने वाला जो भी वाटर होता है, पोल्यूटेड वाटर होता है या एयर पोल्यूशन होता है, तो उसको बचाने के लिए इस केस में इन्होंने ये बात किया था कि जो राइट टू लाइफ है, आर्टिकल आर्टिकल 21 है, उसी के अंदर आपका राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट आएगा। और उसके साथ साथ जो वर्डिक्ट में बोला गया था कि जितने भी आसपास नदी के, गंगा नदी के आसपास जितनी भी इंडस्ट्री है, उनको शिफ्ट किया जाए या फिर प्रॉपर तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, तो आपका राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, जो कि पार्ट है आपका राइट टू लाइफ। समझ में आ रहा है? बताइए। पहला वाला ऑप्शन, द फर्स्ट वन, राइट टू, मतलब एक अच्छा वातावरण, एक स्वस्थ वातावरण, पर्यावरण इंश्योर करना, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है verdict दिया गया था इन दिस केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इसको हम गंगा पॉल्यूशन केस के नाम से जानते हैं। इसमें बोला गया था कि जो है गंगा रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, एंड दे डायरेक्टेड दैट कि जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है उनको हटाया जाए वहां से, या फिर उनको शिफ्ट किया जाए, या फिर जो है प्रॉपर तरीके से जो वाटर वहां से आता है उसको प्रॉपर तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए उसके लिए, ताकि हम लोगों को एक प्रॉपर, मतलब बोल सकते हैं क्लीन वाटर। हेलो। एक बेहतर एनवायरमेंट दे पाए। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, इसका मतलब एक सेकंड वाला करेक्ट। दूसरा क्या है इसमें? राइट टू प्रॉपर्टी मैंने बता ही दिया कि पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में हटा करके राइट टू, ये आपका लीगल राइट हो गया था अंडर आर्टिकल 301। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। ठीक है। राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी बेसिक नेसेसिटी है लोगों तक पहुंचाना, उसकी गारंटी इंश्योर करना, ताकि बेहतर लाइफ जी पाए, डिग्निफाइड लाइफ जी पाए, जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लोथ है, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, ये सभी चीज राइट टू लाइफ में आ जाएगा। और राइट टू प्राइवेसी, देखो राइट टू प्राइवेसी अगर हम देखें इसको, सेकेंड, प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, जो आपका आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। ठीक है, इसका मतलब राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये होता है इज्जत के साथ अच्छे स्टेटस को सोसाइटी में। हाँ बिल्कुल। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है कि देखिए कि हर एक इंडिविजुअल्स को जो है एक अधिकार होता है, दे हैव द राइट टू मेक देयर पर्सनल चॉइसेस अबाउट देयर वन लाइफ, है ना, उसमें किसी प्रकार से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज राइट टू प्राइवेसी। सिंपल। तो वो भी आपका एक राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है अंडर आर्टिकल 21। तो चारों पांचों क्लियर है, सभी जितने भी यहाँ पर लिखे हैं आर्टिकल।
या प्रोविजन? सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, कोई डाउट किसी किसी में भी? चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 73 देखिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट विच प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ। मानव अधिकार जो जीवन के अधिकार की रक्षा करते हैं, लेकिन अलाउ जुडिशियल डेथ पेनल्टी, जो जुडिशियल डेथ पेनल्टी होती है, मतलब जो मृत्युदंड दिया जाता है उसकी अनुमति देता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है कि राइट टू लाइफ तो है, लेकिन साथ साथ जुडिशियल डेथ पेनल्टी दी जाएगी, तो उसको अलाउ भी कर रहा है। वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ये एब्सोल्यूट है, लिमिटेड है, क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड? देखो इस क्वेश्चन को जो है बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ना जिसको कुछ लोगों ने पूछा था कि इसको क्लेम करना है कि नहीं करना है, ऐसा कुछ। आंसर में क्या दिया था, आंसर की में? बताइए क्या होगा? एब्सोल्यूट निरपेक्ष, लिमिटेड राइट, सीमित अधिकार, क्वालिफाइड योग्य, और अनक्वालिफाइड। Human right which protect right to life but allow judicial death penalty is example of absolute, limited, qualified and qualified। ऐसे मानवाधिकार जो जीवन की रक्षा करते हैं, लेकिन न्यायिक मृत्युदंड की अनुमति देते हैं। सभी लोग आंसर दीजिए। देखो एब्सोल्यूट राइट अगर हो, एब्सोल्यूट राइट तो होगा नहीं ना। एब्सोल्यूट राइट का मतलब क्या होता है? दैट नॉट सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन। ऐसे अधिकार जिसमें किसी प्रकार का लिमिटेशंस नहीं लग सकता और रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकता, तो फिर डेथ पेनल्टी कैसे होगी? अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी प्रकार की सर्कमस्टेंसेस में जो है ये अधिकार ऐसे होते हैं जिनमें किसी प्रकार का लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इसका मतलब डेथ पेनल्टी तो होगी नहीं। तो पहला वाला तो नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट राइट, पूर्ण रूप से अधिकार, जिसको बोल रहे हैं हम निरपेक्ष। इसमें किसी प्रकार का लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा किसी भी रूप में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एनी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर। तो किसी भी कंडीशन में, चाहे फिर देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई या कुछ भी लगा हो, लेकिन फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर तो ये तो हमेशा इंश्योर किया जाता है। या फिर राइट टू आपका फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, तो ये सब तो बंद है ना, फोर्स लेबर। तो ये ऐसे अधिकार जो कि आते हैं हमेशा एब्सोल्यूट राइट के अंदर, इसमें किसी प्रकार की डेथ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है ना। और ऐसे अधिकार जो हमेशा रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो ये आपके जैसे राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फोर्स लेबर, दैट इज एब्सोल्यूट राइट। नेक्स्ट है लिमिटेड। लिमिटेड राइट का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी नाम से पता चल रहा है कि देयर इज सम लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन इन सम सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ कि कुछ केसेस में, मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जहां पर अगर डेथ पेनल्टी दी जाएगी, अगर जुडिशरी के द्वारा, जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा, एज पर द लॉ, तो वो आपका राइट, दैट मे बी अ लिमिटेड, दैट कैन बी अ रेस्ट्रिक्टेड। तो हम बोल सकते हैं कि जो लिमिटेड राइट होते हैं, बिकॉज दे आर सब्जेक्टेड, और यू कैन से, तो इनको हम बोल सकते हैं कि दे आर अंडर दिस कैटेगरी। ह्यूमन राइट विच प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ बट अलाउ जुडिशियल डेथ पेनल्टी इज एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड राइट। ये दोनों समझ में आ गया, पहला और दूसरा? एब्सोल्यूट और लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है कि किसी सर्कमस्टेंसेस में जो है वो अधिकार जो है लिमिटेड होंगे या रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, या जैसे कि जुडिशरी के द्वारा अगर वर्डिक्ट सुनाया गया तो जो जो डेथ पेनल्टी होगी वो दी जाएगी।
है ना, तो ऑफकोर्स जो अधिकार है वो ह्यूमन राइट्स वो लिमिटेड हो गए हैं। तीसरा है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड राइट का मतलब क्या होता है? टेररिज्म लाइफ, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि यू हैव राइट टू लाइफ, बट अगर कुछ गलत है तो उसके अकॉर्डिंग एज पर द लॉ दंडित किया जाएगा। क्वालिफाइड राइट का मतलब क्या होता है? दैट राइट सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस अंडर सरकम, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्वालिफाइड राइट कहलाता है। ये बेसिकली जो राइट होते हैं, ये हम बात करें तो ये जनरली होते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट अदर पीपल, अदर पीपल राइट, दूसरे लोगों के अधिकारों को बचाना, दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को बचाना। ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर एक हमारा अधिकार है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सबके पास अधिकार होता है ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोलेंगे। जैसे अब नेशनल सिक्योरिटी की बात है या कोई पब्लिक ऑर्डर है सरकार का, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है कुछ भी, तो उस केस में तो फिर आपका अधिकार जो है कहीं ना कहीं उसको लिमिट किया जाएगा या फिर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो हम जब दूसरों के अधिकारों को बचाते हैं या दूसरे के इंटरेस्ट को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहां पर हमारा क्वालिफाइड राइट आता है। ठीक है, या जैसे कि एक और आपका राइट होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ केसेस में जो है ये अधिकार जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे या फिर कोई भी कहीं कहीं पर जो है ऐसा कानून लाया जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर सोशल ऑर्डर इधर उधर हो जाता है, कहीं पर कुछ घटना घट जाती है, किसी शहर के अंदर कुछ हो गया, तो वहाँ पर जो है आप देखते होंगे पुलिस वाले लोगों को इकट्ठा खड़े नहीं होने देते, या फिर आप एक साथ खड़े हो नहीं हो सकते, या ग्रुप नहीं बना सकते, या एक साथ मिलकर ही नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जस्ट टू प्रिवेंट डिसऑर्डर या कोई क्राइम हो रहा है, उस गतिविधि को रोकने के लिए ये अधिकारों को कहीं ना कहीं कभी कभी लिमिटेड कर दिया जाता है या रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते, ग्रुप फॉर्मेशन नहीं कर सकते, सो दैट वी कैन अवॉइड द डिसऑर्डर इन द सोसाइटी और जस्ट टू अवॉइड द क्राइम इन द सोसाइटी। तो सम केसेस के अंदर ऐसे अधिकार जो कि हमारे पास होते हैं, वी कैन एंजॉय आल्सो, बट समटाइम्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर पीपल और अदर इंटरेस्ट, they have to be limit or restrict in under any circumstances. That is called as qualified right. तो क्वालिफाइड राइट और लिमिटेड राइट एक ही जैसे हैं, थोड़े बहुत बस अलग हैं। क्वालिफाइड राइट जनरली हम बात करते हैं कि जब हम दूसरों के अधिकारों को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका अनक्वालिफाइड राइट। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? अनक्वालिफाइड एक एब्सोल्यूट राइट की तरह ही है। जैसे कि क्वालिफाइड है मतलब लिमिटेड, इसमें आपको कुछ ना कुछ लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्वालिफाइड राइट में, और अनक्वालिफाइड राइट के अंदर किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस नहीं होती है। ये एब्सोल्यूट राइट की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। अगर हम देखें कि जितने भी आपके राइट्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, वो सभी क्वालिफाइड होंगे टू सम एक्सटेंट बोल सकते हैं, क्योंकि अधिकार तो दिए जाते हैं लेकिन कुछ केसेस के अंदर उनको हम रोक सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिफाइड राइट, एब्सोल्यूट राइट। ओके। और जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनक्वालिफाइड राइट, तो अनक्वालिफाइड राइट तो आपका ह्यूमन राइट्स कैटेगरी में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ज्यादातर तो अधिकार हमारे क्वालिफाइड राइट के अंदर आ जाते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स है। तो फिर अगर इस केस को हटा दें तो वो आपका जो अनक्वालिफाइड राइट होगा या अनक्वालिफाइड जिसको बोल रहे हैं, वो तो आपका ह्यूमन राइट्स कैटेगरी में आएगा नहीं। तो ये तो आपका आंसर वैसे होगा नहीं। क्या आंसर होगा? देखो चारों समझ में आ गए। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अगर आप किसी को डाउट है तो। अनक्वालिफाइड राइट तो आपका ये जो ह्यूमन राइट जो डिस्कोर्स हो रहा है हमारा, ह्यूमन राइट का डिस्कशन जो है, उसकी कैटेगरी में आएगा नहीं, क्योंकि अनक्वालिफाइड राइट, अनक्वालिफाइड क्या ही होता है, ज्यादातर तो जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं वो क्वालिफाइड राइट में आ ही जाते हैं। उनमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है, लिमिटेशंस हो सकती हैं। ओके, तो फिर वो ये आपका इस कोर्स के अंदर रहेगा नहीं, अनक्वालिफाइड राइट। बट somehow we can say it's a similar kind of absolute right, not exactly। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो कहीं कहीं पर ना
ऑप्शन नंबर सी भी मार्क किया है, मतलब जैसे कि एक एक लॉयर से पूछा तो उसने बताया कि ये जो है क्वालिफाइड राइट भी आता है, कहीं क्वालिफाइड राइट लिखा होता है, लेकिन आपका लिमिटेड राइट भी जो है सही है, गलत नहीं, क्योंकि समाव दोनों एक ही जैसे है। ठीक है, आंसर की में क्या था, सेकंड वाला था ना।